गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वंदे मातरम। आज हम विविधता एवं भेदभाव पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था आपको विविधता की समझ। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था विविधता की समझ। आज हम पढ़ेंगे विविधता एवं भेदभाव। पिछले पाठ में आपने विविधता के बारे में पढ़ा था। कई बार जो लोग दूसरों से अलग होते हैं उन्हें चिढ़ाया जाता है। कई बार जो लोग दूसरों से अलग होते हैं उन्हें क्या करा जाता है, उनको चिढ़ाया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है, उन्हें कई गतिविधियों और समूहों में शामिल नहीं किया जाता है। अगर हमारे दोस्त या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें तो हमें दुख होता है। हमें क्या होता है, उनसे दुख होता है, गुस्सा भी आता है और हम असहाय महसूस करते हैं। हम अपने आप को कैसा महसूस करते हैं, असहाय। क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? आज हम इस पाठ में यह समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे अनुभव हमारे समाज से और हमारे आसपास मौजूद असमानताओं से कैसे जुड़े हुए होते हैं। तो हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। विविधता एवं भेदभाव। हम क्या हैं, हम कैसे हैं, यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, हम कौन सी भाषाएं बोलते हैं, हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कौन कौन से खेल खेलते हैं, कौन से उत्सव मनाते हैं, इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और उनके इतिहास का असर पड़ता है। इन सब पर किसका असर पड़ता है? हमारे रहने की जगह के भूगोल और इतिहास का असर पड़ता है। अगर आप संसार में 8 मुख्य धर्म है। संसार में कितने मुख्य धर्म है? 8। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले लोग रहते हैं। यहाँ 16 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। 1600 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती हैं जो लोगों की मातृभाषाएं हैं। यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य होते हैं। भारत में क्या 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। यह विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती है। ये जो विविधता है ये हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती है। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं। जो हमारी तरह क्या करते हैं, दिखते हैं, कपड़े पहनते हैं, हमारी तरह सोचते हैं, जो हमसे बहुत ही भिन्न होते हैं, अलग होते हैं, तो हमें वे बहुत अजीब और अपरिचित लग सकते हैं। कई बार ये समझ ही नहीं पाते हैं कि जान ही नहीं पाते हैं कि वे हमसे अलग क्यों हैं। हम बहुत बार ये जान नहीं पाते हैं या ये समझ नहीं पाते हैं कि वो हमसे अलग क्यों हैं। लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं। लोग जो क्या होते हैं, अपने से जो कोई भी अलग दिखता है उसके बारे में एक अलग ही राय, अलग ही एक धारणा बना लेते हैं। इनमें से ये देखो, ये पूर्वाग्रह दिए हुए हैं आपको, ये कथन पढ़ेंगे अपन। इसके अंदर जो आपको ग्रामीण एवं शहरी लोगों के बारे में सही लगते हैं उस पर सही लगाएंगे। जिन कथनों से आप सहमत हैं उस पर निशान लगाएंगे। क्या आपके दिमाग में ग्रामीण या शहरी लोगों को लेकर किसी प्रकार का पूर्वाग्रह है, किसी प्रकार की धारणा है? क्या दूसरे लोगों के दिमाग में भी ये पूर्वाग्रह हैं? लोगों के दिमाग में ये पूर्वाग्रह क्यों होते हैं? जिन पूर्वाग्रहों को आपने अपने आसपास महसूस किया है उनकी एक सूची बना रखी है। देखो, ग्रामीण लोग कैसे होते हैं। पहला, आधे से ज़्यादा भारतीय गाँव में रहते हैं। बिल्कुल रहते हैं, सही है। गांव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। फसल की बुआई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटे तक काम करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरण करने को बाध्य होते हैं, ये भी सही है। अब शहरी लोगों के बारे में क्या है, देखो, शहरी जीवन बड़ा आसान होता है। यहाँ के लोग बिगड़ते हुए आलसी भी होते हैं, बिल्कुल ठीक है। शहरों में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। आपने देखा है कि शहर में अपन रहते हैं तो अपन जो है अपने परिवार के लोगों के साथ समय बहुत कम बिताते हैं। शहरी लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। शहरों में रहना बहुत महंगा पड़ता है। लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो आने जाने में खर्च हो जाता है, ये भी बिल्कुल सही। इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह देखते हैं। इसमें जो कुछ कथन है वो ग्रामीण गांवों के लोगों को कैसे देखते हैं, अज्ञानी की तरह। जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी एवं सिर्फ पैसे में सरोकार रखने वाले की तरह देखते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से ही कोई राय बना लेते हैं तो उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से ही राय बना लेते हैं और अपने उस राय को अपने दिमाग में बैठा लेते हैं
तो उसे क्या कहा जाता है? पूर्वाग्रह। उसे क्या कहा जाता है? पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। ज़्यादातर ये राय नकारात्मक होती है, ज़्यादातर जो ये राय होती है वो हमारी नेगेटिव होती है। जैसा कि कथनों में दिया गया है, लोगों को आलसी या कंजूस मानना भी पूर्वाग्रह है। हम बहुत सारे लोगों को आलसी मानते हैं या कंजूस मानते हैं, तो ये भी क्या हमारा एक पूर्वाग्रह है। जब हम ये सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते हैं। तब हम दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते हैं, उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं, उसी काम को हम दूसरी तरीके से करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है, अगर हम सोचें कि सबसे अच्छी भाषा कौन सी है? अंग्रेजी, तो दूसरी भाषाएं हमारे लिए इतनी महत्व नहीं रखती हैं। तो हम अन्य भाषाओं को बहुत ही नेगेटिव, बहुत ही नकारात्मक रूप से देखते हैं, क्योंकि हम तो एक ही भाषा को अच्छी समझते हैं, किसको? अंग्रेजी को। परिणाम स्वरूप हम उन लोगों की शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं, तो फिर हम उन लोगों की इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा दूसरी भाषाएं बोलते हैं। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं, लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, उनका कलर कैसा है, जिस क्षेत्र में वे आते हैं, जिस तरह से वे बोलते हैं, जैसे वे कपड़े पहनते हैं इत्यादि, ये सभी बातें। अक्सर दूसरों के बारे में यह बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हमें उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते, हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते। हमारी जो धारणाएं होती है इतनी पक्की होती हैं कि हम उनको बदलना ही नहीं चाहते। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। लड़के और लड़की में भेदभाव, अब देखो समाज के अंदर लड़के और लड़कियों में किस तरह से भेदभाव किया जाता है। समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह से भेदभाव किया जाता है। हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं, हम सभी ये भेदभाव अच्छी तरह से देखते हैं। एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है? क्या होता है एक लड़का और लड़की होने का अर्थ? आप में से कई लोग कहेंगे कि हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं। यह तो ऐसे ही होता है, इसमें सोचने वाली क्या बात है? देखते हैं, देखो ये आपको चित्र दिखाया हुआ है। देखो लोग तरह तरह की बातें करते हैं। अब ये क्या है? मैं लंगड़ाता हूँ, ये लड़का जो है वो लंगड़ाता है, मेरी बोली लड़खड़ाती है। ये जो बोलने में भी क्या करता है? अटकता है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, इसके अलावा भी क्या है? और भी इसमें कुछ है। कभी भी मैं उदास हो जाता हूँ तो कभी दुखी भी है, कभी उदास भी हो जाता है और कभी दुखी भी। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। अब ये क्या है? लंगड़ाता है, इसलिए लोग उसका क्या करते हैं? मजाक उड़ाते हैं। ये नई बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? अभी लड़का कह रहा है कि अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? आप दूसरे चित्र में देखो, तुम दूसरों से कितनी अलग दिखती हो, तुम दूसरों से कितनी अलग दिखती हो। मैं एक इंसान हूँ, मुझे शर्म आती है, घूरती आंखों से मैं छिप जाना पसंद करती हूँ, छिप जाना चाहती हूँ। क्या उसका दिमाग सही है? अब तीसरे चित्र में देखो, सिर्फ इसलिए कि मेरी टांगें डगमगाती है, मेरी क्या करती है? टांगें डगमगाती हैं। लोग सोचते हैं कि मेरा दिमाग भी डगमगाता है, लोग सोचते हैं कि उसका दिमाग भी डगमगाता है। ऊपर दिए गए चित्रों में जो बच्चे, उन्हें पहले विकलांग कहा जाता था, इस शब्द को बदलकर आज उनके लिए क्या कहा जाता है? खास जरूरत वाले बच्चे। जिनको पहले विकलांग कहा जाता है, आज उनके लिए एक नया शब्द प्रयुक्त हुआ है, खास जरूरत वाले बच्चे। उनके बारे में लोगों के पूर्वाग्रहों को यहाँ बड़े अक्षरों में दिया गया है, साथ में उनको अपनी भावनाओं विचार भी बताए हैं। अगर हम ये कथन को लें कि वे रोते नहीं, तो आप देखेंगे कि ये गुण आमतौर पर लड़के या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। लड़के क्या होते हैं? रोते नहीं हैं। तो ये जो गुण है वो अधिकतर लड़कियों में नहीं होकर लड़कों में देखा जाता है। जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लगती है, जब लड़कों के गिर जाने पर चोट लगती है, तो माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य अक्सर यह कहकर चुप कराते हैं कि रो मत। क्या बोलते हैं उसको? लड़के को रो मत, तुम तो लड़के हो। लड़के बहादुर होते हैं और रोते नहीं। अब लड़कों के लिए क्या कहा है? वो लड़का गिर जाता है, रोता है, तो फिर क्या कहते हैं माँ बाप? कि तुम रो मत, तुम तो लड़के हो, लड़के तो बहादुर होते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं तो उनमें ये विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना भी आए तो वह अपने आप को रोक लेते हैं। लड़का यह मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है। हालांकि लड़कों और लड़कियों दोनों का कभी कभी रोने का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा या दर्द हो। लेकिन बड़े होने
तब लड़के सीख जाते हैं या अपने को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। लड़के बड़े होते होते ये सीख जाते हैं कि अपने को रोना नहीं है। अगर एक लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे। अगर एक लड़का रोएगा तो भी दूसरे जो लड़के होंगे वह उसे चिढ़ाएंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे या मजाक बनाएंगे। इसलिए वह दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेता है। इसलिए लड़का क्या करता है, दूसरों के सामने अपने आप को रोक लेता है रोने से। हम लगातार ये सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती हैं। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़कों और लड़कियों को उनकी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं। अब है रूढ़िबद्ध धारणाएं। रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना। जब हम सभी लोग एक ही छवि में बन जाते हैं, जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं तो उनके बारे में हमारे मन में पक्की धारणाएं बना लेते हैं, तो उसे बोलते हैं रूढ़िबद्ध धारणाएं। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग होने के कारण किसी को कंजूस और किसी को अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं। क्या ठहराते हैं? कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़। किसको कहेंगे? किसी देश, धर्म, लिंग होने के कारण किसी खास को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेते हैं। ऐसा हम कैसे करते हैं? क्योंकि हमारे मन में एक पक्की धारणा बन जाती है, जिसके कारण ऐसा होता है। हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल जाते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं, कुछ लोग उस समूह में ऐसे होते हैं, हम क्या पूरे समूह को ही वैसा बना देते हैं, पूरे समूह के बारे में हमारी राय ऐसी बना देते हैं। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती हैं। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण भी हैं और क्षमताएं भी हैं जो दूसरों से अलग हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। जैसे माना जाता है कि हवाई जहाज उड़ाने का काम तो लड़कियां नहीं कर सकती, केवल कौन कर सकते हैं? लड़के। ये क्या हमारे मन में एक धारणा है। असर कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती है जिनको हम करने की काबिलियत शायद हम में हो। कई बार ये धारणाएं ऐसी होती है जो हमको ऐसे काम करने से रोकती है जिसकी काबिलियत हम में हो। अब है असमानता एवं भेदभाव। ये देखो इस पिक्चर के अंदर ये 3 लड़कियां पढ़ रही है मुसलमानों की। एक बार देखिए इसके बारे में। कुछ मुसलमानों के बारे में ये आम रूढ़िबद्ध धारणा है कि वे लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते हैं। कुछ मुसलमानों के बारे में धारणा है कि वे लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते हैं, इसलिए उन्हें वे स्कूल नहीं भेजते हैं। जबकि अध्ययन यह दिखा रहा है, इस फोटो में ये दिखाया गया है कि मुसलमानों ने गरीबी, इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। गरीब की वजह से वे लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं। गरीबी के कारण क्या करते हैं? वे लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं, स्कूल से जल्दी ही निकाल देते हैं। जहाँ पर भी गरीबी तक शिक्षा पहुँचने के प्रयास किए गए हैं वहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने में रुचि दिखाई है। उदाहरण के तौर पर केरल में एक स्कूल प्राय घर के पास है। सरकारी बस की सुविधा भी बहुत अच्छी है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षकों को स्कूल पहुंचने में मदद मिलती है। उनमें 60% से ज़्यादा महिलाएं शिक्षक हैं। इन सभी कारकों ने बहुत सारे गरीब परिवार के बच्चों को स्कूल जाने में मदद की है, जिसमें मुसलमान लड़कियां भी शामिल हैं। दूसरे राज्यों में जहां ऐसे प्रयास नहीं किए गए हैं वहां गरीब परिवार के बच्चों को स्कूल जाने में मुश्किल आती है, चाहे वे मुसलमान हो, जनजाति हो या अनुसूचित जाति के हो। जाहिर है कि मुसलमान लड़कियों की स्कूल से गैर हाजिरी का कारण भी धर्म नहीं, गरीबी है। मुसलमान लोग जो वो लड़कियों को नहीं पढ़ाते, इसका मुख्य कारण यह नहीं कि वह लड़की है, बल्कि यह कि वह गरीब है, इसलिए वह लड़कियों को नहीं पढ़ा सकते। अब है असमानता एवं भेदभाव। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं या किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते हैं, एक कुएं या एक हैंडपंप से पानी नहीं भरने देते हैं, दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते हैं, तो इसका मतलब यह ही है कि आप उनके साथ क्या कर रहे हैं? भेदभाव कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? उनके साथ भेदभाव। भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। आप
आप याद करें कि पिछले पार्ट में समीर 1 और समीर 2 एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। आपने देखा कि पिछले पार्ट के अंदर समीर 1 और समीर 2 दोनों एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न थे। उदाहरण के तौर पर उनका धर्म भी अलग अलग था। यह विविधता का एक पहलू है, पर यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है। ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं। दोनों समीरों में एक और अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि का था। समीर तो गरीब विविधता का एक पहलू नहीं है, यह तो असमानता है। यह तो क्या है? असमानता। बहुत लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और घर के मूल जरूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते हैं। इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। कुछ लोगों की विविधता और असमानता पर आधारित दोनों की तरह भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इस कारण कि वे उस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता है। ऊपर से यदि वे गरीब है, उनके पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के साधन नहीं है, तो इस आधार पर भी उनके साथ भेदभाव किया जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोगों, धार्मिक समूह और खास क्षेत्रों के लोगों को करना पड़ता है। अब है भेदभाव का सामना करने पर क्या क्या होता है। देखिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं। अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग कैसे काम करते हैं? अलग अलग तरीके से, जैसे पढ़ाना, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बढ़ाईगिरी करना, खेती एवं बुनाई और भी बहुत सारे काम करते हैं। लेकिन कुछ कामों को दूसरों के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, जैसे सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में कम महत्व का माना जाता है। इसलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उनको गंदा और अपवित्र भी माना जाता है। यह जाति व्यवस्था का एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। जाति व्यवस्था में लोगों के समूहों को एक तरह की सीढ़ी के रूप में रखा जाता है, जिसमें एक जाति दूसरी जाति के ऊपर या नीचे होती है। जिन्होंने अपने आप को इस सीढ़ी में सबसे ऊपर रखा है, उन्होंने अपने को ही ऊंची जाति का और उत्कृष्ट समझ रखा है। जिन समूहों को इस सीढ़ी के तले या सीढ़ी के सबसे नीचे रखा जाता है, उन्हें अछूत और अयोग्य कहा जाता है। जाति प्रथा के नियम एकदम निश्चित है। इन अछूतों को दिए गए काम के अलावा और कोई काम करने की इजाजत नहीं थी। इन अछूतों को जो काम इनको दे रखे हैं वो ही वो काम कर सकते हैं, दूसरे काम वो नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कुछ समूह को सिर्फ कचरा उठाने और मरे हुए जानवरों को गांव से हटाने की ही इजाजत थी। इन्हें ऊंची जाति के लोगों के घर में घुसने, गांव के कुएं से पानी भरने और घर में घुसने, काम के कुएं से पानी भरने, यहाँ तक कि मंदिर में घुसने की भी इनको इजाज़त नहीं थी। उनके बच्चे दूसरी जाति के बच्चों के साथ स्कूल में भी नहीं बैठ सकते थे। इस तरह ऊंची जाति के लोगों को भी जो अधिकार था उससे उन्हें तथाकथित अछूतों से वंचित रखा। भारत का एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभवों के बारे में लिखा है। यह अनुभव उनके 1901 में हुआ था, जब वे केवल मात्र 9 साल के थे और वे महाराष्ट्र में कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। वे 9 साल के थे जब वे महाराष्ट्र में कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ अपने पिता से मिलने गए थे। बड़ी देर हमने इंतजार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गया। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे जो हमने दिखा दिए। उन्होंने हमसे क्या मांगी? टिकट जो उन्होंने दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए थे। हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना था और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतजार कर रहे थे। वे किसका इंतजार कर रहे थे? पिताजी या नौकर के आने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन दोनों में से कोई नहीं आया। लेकिन ना तो नौकर आया और ना ही पिताजी। हमें पता ही नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुंचते हैं। उनको पता ही नहीं था कोरेगांव कैसे पहुंचते हैं। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। अब उन्होंने क्या, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे तो उन्होंने कपड़े बहुत अच्छे पहन रखे थे। हमारे कपड़ों और बोली से कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता है कि हम अछूतों के बच्चे हैं। उनकी बोली और कपड़ों से ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि वह अछूतों के बच्चे हैं। निश्चय ही स्टेशन मास्टर को ये लगा कि हम ब्राह्मण के बच्चे हैं और वे हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हुए, जैसे कि हिंदुओं में होता ही है। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। हम क्या हैं? महार। बम्बई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता है। वहाँ पर क्या माना जाता है? अछूत।
उन्होंने एकदम से धक्का लगा, वे भौचक्के रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। उनके चेहरे पर एकदम से, जैसे उन्होंने कहा महार जाति के, तो उनके भौचक्के हो गए और उनके चेहरे पर एकदम से परिवर्तन हुआ। और हमने देख लिया कि एक अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई। उन्होंने देख लिया, बच्चे समझ गए कि जैसे ही उन्होंने उनकी जाति बताई तो वो एकदम भौचक्के से रह गए। उनका चेहरे का जो एक्सप्रेशन था वो एकदम से बदल गया और उन्होंने जैसे ही जवाब सुना वे अपने कमरे में वापस चले गए। जैसे ही उन्होंने जवाब सुना तो वह अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट बीत गए। सूरज बिल्कुल छिप सा गया, मतलब शाम होने वाली थी। पिताजी आए नहीं थे, नहीं उनका कोई नौकर। अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए। अब जो स्टेशन मास्टर भी उन बच्चों को छोड़कर चले गए थे। हम काफ़ी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी उसकी जगह अत्यधिक उदासी ने ले ली थी। जब वो शुरू में जो यात्रा कर रहे थे तब उनमें जो खुशी और उत्साह था, अब वो क्या हो गया था, उदासी में बदल गया था। आधे घंटे बाद स्टेशन मास्टर लौट कर आया। पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती है तो हम कोरेगांव जा सकते थे। अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं हो तो हम फौरन निकल जाएंगे, मतलब अभी के अभी निकल जाएंगे। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ियाँ चल रही थी। वहाँ पर जो किराए पर बहुत सारी बैलगाड़ियाँ चल रही थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जो जवाब दिया था कि हम महार हैं, उसका पता सबको चल गया था। उसने स्टेशन मास्टर को बताया था कि वह महार है, इसका पता वो सारी बैलगाड़ियों वालों को पता चल गया था। कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। हम दुगना किराया देने को भी तैयार थे, वो लोग दुगना किराया देने को भी तैयार थे, पर हमें एहसास हुआ कि बात जो है वो पैसे से नहीं बन सकती। स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए गाड़ी वालों से मोल तोल कर रहे थे, चुपचाप खड़े हो गए। वो क्या हो गए, चुपचाप खड़े हो गए। समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। कल्पना करके देखिए, आप अपने आप को कल्पना करके अपने आप को उस जगह पर रखकर देखिए कि ये कितना मुश्किल होगा अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने ही न दिया जाए। ये कितना अपमानजनक और दुखदायी होगा अगर लोगों को आपसे दूर दूर रहे, आपको छूने से मना करे और आपको पानी न पीने दे। ये छोटी सी घटना दिखती है कि कैसे गाड़ी से एक से दूसरी जगह जाने के साधारण काम की सुविधा भी इन बच्चों के पास नहीं थी। जबकि वे पैसा दे सकते थे, वे बच्चे पैसा दे सकते थे, लेकिन वह नीचे जाति के थे, इसलिए कोई भी उनको अपनी गाड़ी में बिठाना नहीं चाहता था। स्टेशन के सभी गाड़ी वालों ने बच्चों को ले जाने से मना कर दिया और उन्होंने बच्चों के साथ भेदभाव भरा व्यवहार किया। इस कहानी से बिल्कुल साफ है कि जाति पर आधारित भेदभाव न केवल दलितों को कई गतिविधियों से वंचित रखता है, बल्कि वह उन्हें आदर और सम्मान भी नहीं मिलने देता है जो दूसरों से मिलता है। अब है समानता के लिए संघर्ष। किस तरह समानता है? ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था उसमें समानता के व्यवहार को किया गया था। उसमें कौन सा व्यवहार किया गया? समानता के व्यवहार को। संघर्ष भी शामिल था। दलितों, औरतों, जनजातीय लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया उनके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी है। उनके खिलाफ उन्होंने क्या करी है? लड़ाई लड़ी है। जैसा कि पहले भी बात हुई है, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। बहुत सारे दलितों ने इकट्ठे होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए भी संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है वैसे महिलाओं के पास भी शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए भी संघर्ष किया। 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ और एक राष्ट्र बना तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो जो हमारे नेता थे उन्होंने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर अपने विचार रखे और संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे, इस बात से परिचित थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जा रहा है। लोगों ने उनके खिलाफ किस तरह से संघर्ष किया, लोगों ने उनके खिलाफ किस तरह से संघर्ष करा, किस तरह से लड़ाई लड़ी। कई नेताओं ने इन लड़ाइयों के हिस्सा भी बने। कई जो नेता है वो इन लड़ाइयों में क्या बने? एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी बने, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा कि जिससे समाज में सभी लोगों को बराबर माना जाए। नेताओं ने संविधान में एक ऐसी दृष्टि या ऐसा एक लक्ष्य रखा जिससे सभी लोगों को समान माना जाए।
समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है। अब जो अस्पृश्यता है उसको एक अपराध की तरह देखा जाता है। इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है। अस्पृश्यता को कानूनी रूप से बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए भी बिल्कुल आज़ाद है। लोग जो है वह अपनी पसंद का कोई भी काम कर सकते हैं, इसके लिए वह बिल्कुल आज़ाद हैं। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हैं। नौकरियां ऐसा नहीं कि गरीब लोग हैं या नीची जाति का तो नौकरी नहीं कर सकता, सभी के लिए नौकरियों के द्वार खुले हैं। इन सब के अलावा संविधान में सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली थी कि वह गरीबों और मुख्य धारा से अलग थलग पड़ गए समुदायों को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए एक विशेष कदम उठाए। हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया, पर यह इस पाठ में यही उठाता है कि इसी बात को उठाता है कि असमानता आज भी हमारे यहाँ मौजूद है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता को मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने, इसके लिए लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत जरूरी हैं। संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना है। विविधता की क्या करना है? इज्जत करना है, उसे मूल्यवान बनाना है, मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्योहार मनाने, अपने आप को खुले रूप में अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए उनको? आज़ादी कि अपने आप को धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपनी त्योहार मनाने या अपने आप को खुले रूप से व्यक्त करने की उनको आज़ादी मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्योहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई एक भाषा है तो बस वही भाषा महत्वपूर्ण है, दूसरी भाषाओं को नकारा जाए, नहीं, सभी का अपना अपना महत्व है, सभी को महत्व मिलना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी। उन्होंने जोर दिया कि सरकार जो है सभी जो धर्म है हमारे भारत में उनको सभी को बराबर मानेगी। इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसलिए भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष। भारत का कोई एक स्पेशल धर्म नहीं है, सभी धर्मों को समानता का अधिकार है। जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्मों का पालन करते हैं, इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है। जहाँ पर लोग बिना भेदभाव के सभी धर्मों का पालन करते हैं, उसे हमारी एकता का एक अंग समझा जाता है। हम इकट्ठे रहते हैं, हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं और हम सभी भारतवासी सब मिलजुल कर रहते हैं। आशा करती हूँ आपको ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप एक बार इस वीडियो को पढ़ना, समझना और देखना, ठीक है? ओके, थैंक यू।